अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ एडवोकेट फिरज़ोए पाशा एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एफपीआर की टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट 2025 उसके हवाले से है। इनकी तरफ ही आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। टैक्स रिटर्न का जो ड्राफ्ट है उसको लॉन्च हुए कुछ दिन हो चुके हैं। तो टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है उसको अपडेट नहीं किया अभी तक, उनका जो अपलोडिंग नहीं हुई उसकी। एवरी ईयर जो एक सिनेरियो है एफपीआर का एवरी फिस्कल ईयर, वो ये बेसिकली होता है कि सबसे पहले ड्राफ्ट आता है और उसमें सजेशंस मांगी जाती हैं आपसे कि अगर कोई चेंजिंग है, अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप हमें इनको जो है विद इन 7 डेज जो है वो मार्क कर सकते हैं ताकि हम लोग उसकी उसमें देख सकें, उसको कंसीडर कर सकें, कंसीडर करके उसको इनको जो है बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकें। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन में आप सबसे पहले इनको जो है कहते हैं देख रहे हैं कि ये आपने एफपीआर की वेबसाइट ओपन की है। एफपीआर की वेबसाइट ओपन करने के बाद जैसे ही आप इनको जो है इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे लास्ट में आपको जो है वो एक अपडेट का बॉक्स मिल जाएगा। उस अपडेट के बॉक्स के अंदर जो है सबसे उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, तो ये स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एसआरओ जो आपको शो हो रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, इनका जो है कहती है मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके पास इनको जो है ये एक ड्राफ्ट इनका जो है ना ये ओपन हो जाएगा। ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही आएगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि एफपीआर ने जो है आपसे सजेशंस मांगी हैं कि ये हमने ड्राफ्ट इनको जो है फाइनलाइज कर लिया है टैक्स रिटर्न 2025 के हवाले से। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट है या कोई चेंजिंग है तो आप उस हवाले से हमें जो है वो बता सकते हैं और हमें इनको जो है कहते हैं सजेशंस दे सकते हैं ताकि हम उसको कंसीडर कर सकें। तो ये देख रहे हैं आप कि आपके स्क्रीन के ऊपर इनके जो है कहते हैं आपको ये टैक्स रिटर्न 2025 का जो ड्राफ्ट है ये ओपन हो गया है, आपको सामने शो हो रहा है। और इसको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसको ये इंडिविजुअल पे ले जाना है। ये जैसे ही आप इंडिविजुअल पे लेकर जाएंगे तो इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करके वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाना है। बकाया सारा ड्राफ्ट जो है उसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने आप ये देखेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में जो आपको शो हो रही है टैक्स रिटर्न 2025 के हवाले से, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में एक डिस्क्लेमर लगाया है उन्होंने। डिस्क्लेमर में बेसिकली ये चीज़ बताई जा रही है कि आपकी जो अब रिटर्न है, ये डिस्क्लेमर में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अब आप पहले होता ये था कि आपकी जो रिटर्न होती थी उसमें बेसिकली आपसे एक मतलब डिस्क्रिप्शन लिखी आती थी, उसके बाद कोड लिखा हुआ आता था और आपसे इन्फॉर्मेशन अमाउंट पूछी जाती थी कि आप अपने एसेट्स की जो अमाउंट है उसको ऐड ऑन कर दें। ठीक है, अब बेसिकली स्क्रीन की तरफ आप थोड़ा सा देखेंगे, ये मैं आपको कर्सर जो है वो मैं इसके अराउंड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक इन्होंने टैब, एक नेक्स्ट टैब ओपन किया है, एक नेक्स्ट टैब ऐड किया है जिसको ये एस्टिमेटेड अमाउंट कह रहे हैं। अब ये एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो बेसिकली क्या है और इसका मतलब अमाउंट का और एस्टिमेटेड अमाउंट का जो कंपैरिजन है वो क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें बेसिकली क्या चेंजिंग इन्होंने की है, वो क्या क्या इनके जो है न्यू इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर डिस्क्लेमर को भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ कि इस डिस्क्लेमर का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये करते थे कि अपनी प्रीवियस रिटर्न्स को आप इनके जो है कंसिडर करें कि आप पहले क्या करते थे, आप अपने एसेट की डिटेल लिखते थे। उस एसेट की डिटेल के बाद आप उस कोड के सामने इनके जो उसकी अमाउंट डाल देते थे कि लेट्स सपोज जैसे एक आपने एसेट जो है वो परचेज किया है, को प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो आज से आपने 20 साल पहले जब परचेज की थी तो उसकी वैल्यू जो थी वो 10 लाख थी और आपने यहाँ पे 10 लाख की वैल्यू आपने डाल दी कि जी मैंने ये 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की थी। दैट्स इट। ये प्रीवियस रिटर्न में ये होता था। अब बेसिकली उन्होंने एस्टिमेटेड अमाउंट डाली है, करंट मार्केट एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो इन्होंने एड ऑन की है। करंट एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो बेसिकली इसलिए एड ऑन की है कि आपने यहाँ पे करंट वैल्यू आपने इसकी बतानी है कि जो प्रॉपर्टी, जो एसेट आपके पास है वो चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है। इस स्क्रीन की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टैब के अंदर आपने उसकी करंट वैल्यू भी लिखनी है कि करंट एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो इसकी ये है। ये बेसिकली आपके जो आपका जो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए उसको इनको जो है कहते हैं थोड़ा सा रिसर्च बेस के ऊपर इनको जो है कहते हैं कुछ चीज़ इसमें न्यू हो सकता है आने वाले वक्तों में लॉन्च हो, कुछ एफबीआर इनको जो है कहते हैं इसके ऊपर वर्किंग कर रही हो, उसमें इनको जो है कहते हैं कुछ चीज़ इसमें इंप्लीमेंटेशन उन्हें करनी हो, उस हवाले से जो है वो रिसर्च बेस्ड डाटा आपसे लिया जा रहा है कि आप इनको जो है कहते हैं ये बता दें। बेसिकली सबको पता है कि एफबीआर की वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है, एफबीआर किस तरीके से वर्किंग करती है और ये डाटा किस लिए उनको चाहिए। तो ये डिस्क्लेमर इनका जो है मैं आपको बता दूं कि डिस्क्लेमर में इनका जो है ये बेसिकली चीज़ लिखी हुई है कि आपसे जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू, करंट वैल्यू वो टैब, वो आपसे इसलिए कलेक्ट नहीं किया जा रहा कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको इनको जो है जज किया जा सके, उसको देखा जा सके। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आपसे रिसर्च पर्पज़ के लिए इनका जो है आपसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है।
जो आपको फोर्थ स्टेप में आपको लिखना है। इसमें बेसिकली जो भी डाटा आपसे कलेक्ट किया जाएगा वो रिसर्च बेस के ऊपर सिर्फ हाल इनकम जनरेशन आपसे डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को अज्यूम करने के लिए, आपकी कितनी वर्थ इस टाइम इनकम जनरेशन भरनी है उसको अज्यूम करने के लिए डाटा कलेक्ट नहीं किया जा रहा। इसमें बेसिकली इनकम जनरेशन कहते हैं आपको, जैसे आप डीसी वैल्यूएशन के ऊपर वर्किंग करते हैं और आप एफबीआर के अपने रेट इनकम जनरेशन देता है, डीसी वैल्यू अपनी इनकम जनरेशन कहते हैं अलग नौयत की वैल्यूएशन होती है। और उसी तरीके से एफबीआर भी जो है माइट भी इनकम जनरेशन फ्यूचर में कुछ तरीके की वर्किंग करना चाह रहा है और कुछ इस तरीके की इनकम जनरेशन कहते हैं इसमें अमेंडमेंट लेकर आना चाह रहा है। शायद हो सकता है इसमें बहुत से डाउट्स हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें इनके जो कहते हैं नहीं समझ में आ सकती आपको अभी तक, क्योंकि क्लैरिफाई नहीं है अभी। क्लैरिफिकेशन इस हवाले से नहीं है कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो है ये आपने कहाँ से देख के लिखनी है, आपको कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज मैंने इनके जो कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज से 10 साल पहले 10,000 रुपया थी। आज उसकी वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज मार्केट वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मार्केट में इनके जो कहते हैं वो 30,000 रुपया लेट्स सपोज उसकी वैल्यू हो चुकी है, लेकिन मैं उसकी डिमांड जो है 50,000 कर रहा हूँ या 60,000 कर रहा हूँ। तो मैंने क्या एस्टिमेट 60,000 लिखना है या 30,000 लिखना है, ये वैल्यू जो है ये कौन अज्यूम करेगा, ये कौन हमें फाइनलाइज करके बताएगा। क्या एफबीआर अपने को नुमाइंदे इनके जो कहते हैं वो रखने जा रहा है जो इस वैल्यूएशन को निकाल के फाइनलाइज करेंगे। क्या एफबीआर इनका जो कहते हैं इस चीज़ के ऊपर को वर्किंग कर रहा है कि हम लोग आपको बताएंगे कि आपके एसेट्स की असल वैल्यू क्या है, वो आपने डालनी है और वो उस तरीके से आप इनके जो कहते हैं लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये आता है बेसिकली कि जब आप डीसी वैल्यू के ऊपर परचेजिंग करते हैं, डीसी वैल्यूएशन डालते हैं, उसके बाद आप जब उसको सेल करते हैं तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट आती है, आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू आती है या आपको कैश आती है, आप उससे कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो उसमें आपकी जो कहने के वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एफबीआर ने ये स्टेप लिया है और इस स्टेप को इनका जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इसमें बहुत सी रिसर्च अभी हो रही है, अभी इनका जो है वर्किंग चल रही है। मैं खुद भी इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं सामने आई है। जैसे ही सामने आएगी वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। इस चीज़ के ऊपर मैं वर्किंग में कर रहा हूँ कि क्या एफबीआर या कोई और अदारा जो है वो आपसे आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो ले सकता है, वो पूछ सकता है कि आपके पास जो एसेट्स हैं इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपके मुताबिक कितनी है, या क्या आप इनको जो है इसको वैल्यूएट कर रहे हैं, क्या ये कोई रूलिंग है इस चीज़ के ऊपर, कोई लॉ या कोई रूलिंग इस तरह की पास हुई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल इनको जो है अभी तक आप इनको जो है इसको कंसीडर करें कि आपने अपनी न्यू टैक्स रिटर्न में जो है इन वैल्यूज को भी कंसीडर करना है, इन वैल्यूज को भी लेना है। तो ये स्क्रीन पे आप जो है वेल्थ स्टेटमेंट का ड्राफ्ट देख रहे हैं, इसमें बेसिकली जो डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था कि डिस्क्लेमर के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो डिस्क्लेमर में बेसिकली ये चीज कह रहा है कि वैल्यूज एंटर्ड इन एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू कॉलम आर बीइंग कलेक्टेड फॉर एकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च पर्पसेस ओनली। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग योर टैक्स लायबिलिटी और फॉर योर हेल्थ रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपको मैंने बताया है कि जो वैल्यू आप करंट मार्केट वैल्यू कॉलम में एंटर कर रहे हैं वो सिर्फ आपसे इस पर्पस के लिए कलेक्ट की जा रही है। सर्च पर्पस पॉलिसी हमने बनाई है, सिर्फ उसके लिए वो वैल्यू आपसे कलेक्ट की जा रही है कि वो हमें इसलिए जरूरत उसकी नहीं है कि हम आपकी टैक्स लायबिलिटी को या वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन को जो है वो कंसिडर कर सकें, उसको उनके दोस्तों कहते हैं उस बेस के ऊपर बता सकें आपको। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि अभी काफ़ी रिसर्च इस पर चल रही है। जैसे इंशाल्लाह ताला कुछ फाइनलाइजेशन होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी जैसे ही जो अपना टैक्स रिटर्न की जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है 2025 में। जो गवर्नमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको उनके जो एक्सटेंशंस दे देती हैं, माइट भी पॉसिबिलिटी, लेकिन आप इसी को कंसीडर ना करें कि आपको एक्सटेंशन मिलेगी। आप वक्त से पहले अपना काम करवा लें। अगर आपने अभी तक इनके जो अपनी टैक्स डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं की है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे से पूछ सकते हैं कि आपको टैक्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें ताकि आप जैसे ही रिटर्न फॉर्म ओपन होता है आप इनके अपनी फाइलिंग जो है वो कंप्लीटली कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।